हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दुनिया की पहली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन थी जो बनी थी वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड नेशंस, बी लीग ऑफ नेशंस, सी कॉमनवेल्थ या फिर डी नॉन अलाइड मूवमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कन्वेंशन के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। इसकी फॉर्मेशन का प्राइमरी मोटो यही था कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए काम करेंगे। हाउएवर लीग ऑफ नेशंस बैडली फेल हुए थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना ही एंटिसिपेट कर पाए ना ही रोक पाए थे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स किसे मिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जे जी, बी जॉर्ज सोटी, सी बियॉन्से या फिर डी क्विंसी जोन्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जॉर्ज सोल्टी। जॉर्ज सोल्टी एक हंगेरियन बॉर्न ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर थे जिन्हें 31 ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे। बात करें क्विंसी जोन्स की तो क्विंसी जोन्स भी एक रैकेट होल्डर हैं जिन्हें 80 बार यानी कि 80 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया था और 28 टाइम्स वो अवार्ड जीते भी हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1982, बी 1988, सी 1975 या फिर डी 1978। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1982। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना यानी कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे प्राइमरी रीज़न ये था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है जिसमें हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है एमएसएमई के बारे में, क्योंकि आपको इन्फो पता ही होगा कि एमएसएमई एक प्राइम प्लेयर है फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयर। 90% एम्प्लॉयमेंट कंट्री में एमएसएमई प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसका प्राइम फोकस भी एमएसएमई पे है और एमएसएमई की ग्रोथ यानी कि कंट्री की ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो एक्सपोर्ट होगा इंडिया से वो एक्सपेक्टेड है कि 2020-21 में वो डिक्लाइन होगा ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक बाय डैश परसेंट। आपके ऑप्शन है ए 30%, बी 20%, सी 15% या फिर डी 35%। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 20%। FIEO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है 20% तक कम होगा इस बार। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। इंडिया यानी कि भारत ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के कौन से सेशन में? आपके ऑप्शंस हैं ए 73rd, बी 38th, सी 60th या फिर डी 42nd। आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 73rd यानी कि 73वें सेशन में। और भारत को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट बॉडी है। इसमें 194 मेंबर कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। कौन से नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट जो कि अपने वर्क मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी के लिए जाने जाते थे, वो रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई है। आपके ऑप्शन है ए फिलिप एंडरसन, बी विंसेंट मर्जिलो, सी एडम शेसिंगर या फिर डी सर जेम्स गॉन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फिलिप एंडरसन। फिलिप एंडरसन एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और नोबेल लॉरेट थे। इन्हें 1977 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था फॉर हिज वर्क ऑन मैग्नेटिज्म एंड सुपर कंडक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। चरण पादुका इनिशिएटिव एम्स टू हेल्प यानी कि जो चरण पादुका इनिशिएटिव है वो बनाया गया है किसकी मदद के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए स्टूडेंट्स, बी माइग्रेंट वर्कर्स, सी SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर डी सोल्जर्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी माइग्रेंट वर्कर्स। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि चरण पादुका इनिशिएटिव शिवराज सिंह चौहान लेड MP यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स ट्रैवल कर रहे हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, उनकी हेल्प के लिए उन्हें जूते और चप्पल प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा चरण पादुका स्कीम के अंडर। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट का स्टेटहुड को सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस यानी कि किस राज्य को राजकीय दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी ओडिशा। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ओडिशा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। The government has constituted an empowered committee to coordinate with private sector, NGOs and international organizations related to COVID-19. Who chairs the empowered committee? यानी कि गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट बनाई है एक कमेटी कोऑर्डिनेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, NGOs के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड टू कोविड-19। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी सुरजीत भल्ला या फिर डी अमित शाह। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO भी हैं। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली न्यूज़ में एक फिनोमिनन था अर्री बड़ा, जो आप में से सबने देखा होगा मैक्सिमम, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो। ये जो फिनोमिनन है अरी बड़ा, ये किससे एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्नेक्स, बी फिश, सी स्पाइडर या फिर डी टर्टल। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टर्टल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये जो अर्री बड़ा इवेंट कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। इसमें मिलियंस ऑफ टर्टल्स जो आते हैं श्रीलंका, वे तमिलनाडु, आंध्रा, ये आके उड़ीसा के बीचेस पे आके अपने एग्स ले करते हैं मिलियंस में। और फिर उन एग्स में से जो बेबीज भी निकलते हैं, टर्टल्स और बेबीज चले जाते हैं वापस अपने होम टाउन यानी कि श्रीलंका, और फिर वापस दोबारा आते हैं नेक्स्ट ईयर वहीं पे आके अपने एग्स ले करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPRD एक ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर। आपके ऑप्शंस है ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। BPRD को सेटअप किया गया था 28 अगस्त 1970 में फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, और ये पुलिस थिंक टैंक है। रिसेंटली इसने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें बताया गया कि फेक न्यूज़ को कैसे टैकल करते हैं, स्पेशली पुलिस अथॉरिटीज़ फेक न्यूज़ का कैसे पता लगा सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि रिसेंटली जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें फेक न्यूज़ ने कितना बड़ा पार्ट प्ले किया था। आगे बढ़ते हैं
13th क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी सप्लाई करता है मेजॉरिटी ऑफ जूट बैग्स यूज्ड इन पैकेजिंग अक्रॉस द नेशन? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी असम या फिर डी लक्षद्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। तो जैसे कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण देश भर में लॉकडाउन और वेस्ट बंगाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पा रही है और 95% शॉर्टेज हो चुके हैं जूट बैग्स की। और इसी को देखते हुए रामविलास पासवान, जो कि मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्लास्टिक और गनी बैग्स में राशन वगैरह को पैक करना फॉर द टाइम बिंग। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। During the era of industrialization, workers of which country revolted against the industrialists, which led to celebration of May Day? यानी कि औद्योगिकरण के दौर के दौरान कौन से देश के श्रमिकों ने रिवॉल्ट किया था, यानी कि विद्रोह किया था इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट, जिससे कि मे डे की शुरुआत हुई और मे डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी रशिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि 1856 में ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया, यूएसए नहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी 8 घंटे के पेड़े के लिए, यानी कि 8 घंटे के लिए ही हम काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये एक ईयरली अफेयर बन गया कि हर साल वर्कर्स ऐसा करते थे। 1886 में आते हुए, यानी कि 4 मई 1886 को शिकागो में एक हाइपर मार्केट स्क्वायर करके जगह है, वहाँ पे वर्कर्स ने एक पीसफुल स्ट्राइक कर दी कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि 8 घंटे का काम हो। उसके दूसरे दिन वहाँ पे ये हुआ कि किसी ने, एनार्किस्ट ने, यानी कि उसी हड़ताल में से किसी ने पुलिस वाले के ऊपर एक बम फेंक दिया और उसके बाद वहाँ पे दंगे शुरू हो गए और इससे ही जाके बहुत ही वाइड स्प्रेड राइट्स हुए और आगे जाके इसी से मे डे की सेलिब्रेशन शुरू हुई। और बहुत सारे लेबर रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं कि ना मे डे से पहले ना मे डे के बाद कोई ऐसी घटना हुई है जिससे कि मजदूरों को इतना ज़्यादा आंदोलित, इतना आक्रोशित और इतना यूनाइट देखा गया हो। और इसीलिए कंसिडर किया जाता है कि मे डे की सेलिब्रेशन 1 मई को और यूएसए को माना जाता है उसकी ओरिजिन को। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। जगन अन्ना विद्या देवन्ना स्कीम जो लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिड डे मील प्रोवाइड करना, बी फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, सी कॉलेज फी की रिम्बर्समेंट या फिर डी ऑनलाइन क्लासेस। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉलेज फी रिम्बर्समेंट। ये जो स्कीम लॉन्च की गई है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 100% फी रिम्बर्स करेगी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को, यानी कि अक्रॉस द स्टेट 14 लाख स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे। और इससे के लिए गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया है। और ये जो रिम्बर्समेंट है ये स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी, ये उनकी मदर्स को मिलेगी उनके अकाउंट में इन दी फॉर्म ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट्स। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन में। वर्सटाइल यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बॉलीवुड एक्टर इरफान खान, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था किस मूवी के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ए लंच बॉक्स, बी पान सिंह तोमर, सी लाइफ ऑफ पाई या फिर डी हैदर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पान सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। क्रिकेट में पहली सेंचुरी किसने मारी थी ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल्स में? आपके ऑप्शंस हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी विव रिचर्ड्स, सी डेनिस अमिस या फिर डी एलन बॉर्डर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डेनिस अमिस। डेनिस अमिस एक ब्रिटिश प्लेयर यानी कि इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, पहली सेंचुरी 1975 में वर्ल्ड कप में, जो कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी था। उन्होंने 137 रन बनाए थे 147 बॉल्स में। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। कितने यूएस प्रेसिडेंट्स को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है?
आपके ऑप्शंस हैं A3, B5, C4 या फिर D2। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है 4, यानी कि यूएस के 4 राष्ट्रपति नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट को मिला था नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद वुडरो विल्सन को 1920 में उनके एफर्ट्स जिनसे फाउंडेशन हुई थी लीग ऑफ नेशंस की, उसके लिए। उसके बाद जिमी कार्टर को 2002 में, और लास्ट पीस प्राइज मिला था बराक ओबामा को 2009 में। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? आपके ऑप्शंस हैं A 30 जनवरी 1993, B 2 मार्च 1935, C 1 सितंबर 1939 या फिर D 10 अप्रैल 1920। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन A 30 जनवरी 1993। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ट्रीटी को कंसीडर किया जाता है कि उसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ? आपके ऑप्शंस हैं A जिनेवा ट्रीटी, B वियना ट्रीटी, C वर्सेलिस ट्रीटी या फिर D बर्न ट्रीटी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन C वर्सेलिस ट्रीटी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि वर्सेलिस ट्रीटी जो साइन हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1920 को, जिस दिन स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस की। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होते के साथ ही उन्होंने साइन करवाई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के सिग्नेटरी थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 हारे थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और बुल्गारिया। और इन कंट्रीज़ पर इतनी हार्श इम्पोजिशंस लगा दिए क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि ये वन ऑफ द वर्स्ट ट्रीटीज़ हैं। और इस ट्रीटी के कारण जर्मनी में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, जर्मनी का इतनी ज़्यादा वैल्यू डिवैल्यू हो गई, जर्मनी को इतनी हार्श कंडीशंस माननी पड़ी। उनकी कंट्री के रेटिफिकेशन यानी कि टुकड़े कर दिए, कुछ पार्ट्स फ्रांस को दे दिए, कुछ बेल्जियम को दे दिए। जो जर्मनी के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वाइमर रिपब्लिक, तो वाइमर रिपब्लिक जब ये ट्रीटी साइन करने के बाद वापस जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा और ये भी कहा कि आप अपने देश को ही बेच के आ गए हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक ब्रेड का लोफ यानी कि एक ब्रेड जो आती थी 1922 में 160 मार्क्स, और वो 1923 आते आते 20,000 करोड़ मार्क्स में आती थी सिर्फ एक ब्रेड। आप खुद सोच के देखिए। उसके बाद नवंबर 1923 आते आते एक यूएस डॉलर की वैल्यू, सिर्फ एक यूएस डॉलर की वैल्यू 4 ट्रिलियन जर्मन मार्क से भी ज़्यादा थी। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा थी। इसी के कारण हिटलर का राइज हुआ और उसको मौका मिला ये बोलने का कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जर्मनी के साथ अनजस्ट हुआ है, और उसके राइज के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।